ये जो हम नेक्स्ट वाला टॉपिक कर रहे थे एनर्जी फ्लो का, एक बार ये इस वाली पीडीएफ में से देख लेते हैं। देखो आपकी एनर्जी फ्लो में हम क्या देखते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल बेसिकली क्या है, जो रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी फ्लो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, मेंबर्स जो इकोसिस्टम के मेंबर्स हैं वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं एनर्जी फ्लो में, यानी एनर्जी फ्लो को लेके आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, यानी एनर्जी कहाँ से कैसे फ्लो हो रही है। तो उस वे में जब हम अरेंज करते हैं तो हमारे ट्रॉफिक लेवल होते हैं। इसमें आपके बेसिकली 3 कंसेप्ट आ जाते हैं, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, तो क्या है, सिंपली आपकी एनर्जी का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, मेंबर्स में किस तरीके से है, और ये बेसिकली मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है उस पर डिपेंड करता है, यानी कौन किसको खा रहा है। ठीक है, तो एनर्जी उसी में से तो जाएगी ना। प्लांट्स को अगर हर्बीवोर्स ने खाया, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया, ठीक है, तो एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, सूरज से एनर्जी कहाँ आई, प्लांट्स में आई। प्लांट से एनर्जी जो स्टोर की वो हर्बीवोर्स ने कंज्यूम की, हर्बीवोर्स की कार्निवोर्स ने। तो किस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो उस बेसिस पे आपके 3 कंसेप्ट जो हैं वो इवॉल्व होते हैं, फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो फूड चेन सिंपली क्या होती है आपकी, ठीक है, इससे पहले समझ लेते हैं कि जो एनर्जी है इकोसिस्टम में, वो प्लांट्स जो हैं सबसे पहले सनलाइट जो होती है उसमें से लेस देन 1% प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। यानी अगर सूरज 100% रोशनी दे रहा है तो उसमें से 1% से भी कम एनर्जी जो वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और वो क्या यूज़ करते हैं उस एनर्जी का, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, खाना बनाने के लिए। अब देखो, हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट में कि आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 2 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो खुद ऑटो अपने आप जो अपना खाना बनाते हैं, इसमें हमारे क्या आते हैं, प्रोड्यूसर्स। हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, जैसे आपकी गैसेस हो गई, वाटर हो गया, ठीक है, सनलाइट होगी, इनको यूज़ करके आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी सनलाइट ले ली और वाटर ले लिया, CO2 ले लिया, और इससे क्या बनाया, अच्छा सा फूड बना के, और उसमें फ्रूट्स बना लिए। ठीक है, या बाकी किसी फॉर्म में उन्होंने जो है इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको जो है स्टोर कर दिया। ठीक है, ये आपके कौन करते हैं, प्रोड्यूसर्स। अब ये जो होते हैं आपके धरती पे भी हो सकते हैं और पानी के अंदर भी हो सकते हैं प्रोड्यूसर्स। जो धरती वाले होते हैं उसमें क्या है, एग्जांपल जैसे प्लांट्स हैं, हर्बेशियस हैं। ठीक है, एक्वेटिक में क्या होता है आपकी, एल्गी होती है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये फोटोट्रॉप्स होते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इसमें मदद कौन करता है, एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है इनके अंदर जो हेल्प करता है। ठीक है, देखो इसमें आपके प्लांट्स हो गए प्रोड्यूसर्स में। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। इसमें आपके प्लांट्स आ जाएंगे, प्लस इसमें कुछ आपके कीमोट्रॉप्स भी आते हैं, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर के बैक्टीरिया लाइक थायोबैसिलियम। इतना मत करो, बस इतना याद रख लो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इसमें आपकी प्लांट स्पीशीज़ आते हैं या कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आपके आते हैं हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स कौन होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, और ये दो पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो में कौन होता है, हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स कौन होते हैं, जो आपके प्लांट्स को खाते हैं, जो आपके प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे काऊ, रैबिट, ये सब आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और हर्बीवोर्स आपके क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहले वाले कंज्यूमर जो डायरेक्ट प्लांट्स पे बेस्ड हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये कौन होते हैं आपके, जो हर्बीवोर्स पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे और फिर उसके बाद आपके कार्निवोर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, और इस तरीके से लिस्ट आपकी चलती जाती है। और एक कैटेगरी होती है इसमें ओमनिवोर्स की, जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स प्लस एनिमल्स। ठीक है,
जिसमें मैन, मंकी, ये सब आ सकते हैं एग्जाम्पल्स। फिर कुछ स्कैवेंजर्स होते हैं जो डेड बॉडीज़ पड़ी हो उनको खाते हैं, ठीक है, जैसे फॉक्स, क्रो, ठीक है, ईगल, ये सब आपके क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं जो डेड बॉडीज़ को खाते हैं। उसके बाद आपके जो स्मॉल, और देखो इतना खाने के बाद भी कुछ छोटे मोटे टुकड़े बच जाते होंगे, तो उनकी भी अच्छे से सफाई करने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, तो उनको हम माइक्रो कंज्यूमर्स की कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें आपके बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब आते हैं, ठीक है। ये जो माइक्रोस्कोपिक बिट्स बच जाते हैं डेड ऑर्गेनिक की, उनको खाते हैं, ठीक है। देखो कुछ नहीं है इसमें आपके जो आई थिंक ये हम कवर कर चुके हैं एनवायरनमेंट पे, बट स्टिल दोबारा देख लो कि जो आपकी बायोटिक कंपोनेंट्स है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं मेनली, ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रोप्स जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये इसको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। दो तरीके के हो सकते हैं, मैक्रो, माइक्रो। मैक्रो में हर्बीवोर्स होते हैं जो दूसरों को खा रहे हैं, यानी ये प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। आपके जो कार्निवोर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स को खाते हैं, और जो आपके ओमनिवोर्स हैं वो आपके एनिमल्स को भी खा सकते हो और डायरेक्ट प्लांट को भी खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद छोड़ दो, ये भी रहने दो, इतना डीप में नहीं जाना आपको, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा ट्रॉफिक लेवल है वो बेसिकली क्या दिखाता है कि किस तरीके से आपका जो एनर्जी फ्लो हो रहा है वो किस तरीके से, कौन किसको खा रहा है, एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो इसमें 3 कंसेप्ट हमने देखे थे, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, टर्म्स हमने समझ ली, ठीक है। अब देखो फूड चेन क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है कौन किसको खा रहा है, ये फूड की एक चेन बनी हुई है, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर, तो एक सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स का कौन किसको खा रहा है इसको लेके, ठीक है। प्रोड्यूसर से आपका कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, इस तरीके से ये लीनियर होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का, ठीक है। इसमें 2 तरीके की आपकी फूड चेन होती है, डेट्रिटस और ग्रेजिंग फूड चेन। कुछ नहीं है, आपकी फूड चेन कहाँ से शुरू होती है उस बेसिस पे 2 कैटेगरीज बना दी हैं। एक फूड चेन जो शुरू होती है वो डेड बॉडीज, डेड रिमेन्स से शुरू होती है, उसको हम डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं। जैसे डेड बॉडी पड़ी है, किसी का डेड रिमेन्स हैं, तो उसको खाते हैं आपके डेट्रिटस को खाने वाले, जैसे कीड़े, वॉर्म्स। उसके बाद उसको खाने वाले और बड़े एनिमल्स। फिर एक फूड चेन होती है आपकी ग्रेजिंग फूड चेन। अब इसमें क्या होता है, ये कहाँ से शुरू होते हैं, आपकी नाम से पता चल रहा है, ग्रीन प्लांट से, ठीक है। तो इसमें आपकी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनको कौन खाता है। फिर नेक्स्ट जैसे इसमें एग्जांपल ले रखा है कि कैबेज है, कैबेज को कैटरपिलर ने खाया, कैटरपिलर को किसी और ने खाया, ठीक है। या फिर ग्रास है, ग्रास को काऊ ने खाया, काऊ को लायन ने खाया। तो ये आपकी क्या होती है, ये ग्रेजिंग फूड चेन होती है। बट देखो एनवायरनमेंट में इतना सीधी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि ग्रास को सिर्फ काऊ ही खा रही है, ग्रासेस को तो और भी एनिमल्स खा रहे हैं, और भी एनिमल्स हैं। और काऊ, लायन सिर्फ काऊ को थोड़ी खा रहा है, वो तो किसी और को भी खा रहा है। तो ये जो कनेक्शन है वो एक चेन की फॉर्म में नहीं है, वो पूरा जाला बना हुआ है, ये इसको भी खा रहा है, ये इसको भी खा रहा है, ये सबको खा रहा है, ये आपस में खा रहे हैं। तो फूड वेब जो होता है नेचर में, यूजुअली आपको फूड वेब देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी फ्लो ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से होता है, वो एक वेब की फॉर्म में हो रहा है, वो चेन की फॉर्म में नहीं हो रहा है, ठीक है। ये भी उसी की तरह फीडिंग रिलेशनशिप को दिखाता है कि कौन किसको खा रहा है। और ये नॉन लीनियर है, ऊपर वाला जो था हमारा लीनियर था, यूनिडायमेंशनल फ्लो था, लेकिन ये नॉन लीनियर है, एक सीधी चेन में नहीं है। ये हो सकता है कि अलग अलग कनेक्शंस बने हों, ठीक है। और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और जितनी ज़्यादा नेचर में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, स्टेबिलिटी उतनी हाई रहती है। क्योंकि खुद सोच के देखो, अगर चेन इतनी आसान है कि एक ए को खाने वाला बी है, बी को खाने वाला सी है, सपोज़ कल को बी ख़त्म हो जाए तो सी तो ख़त्म है, ए की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ख़त्म। लेकिन सोचो कि ए को सी भी डी भी खा रहा था और डी सी को भी खा रहा था, इस तरीके से कनेक्शन बने हुए हैं। तो सपोज़ अगर बी ख़त्म भी हो जाता है तो सी के पास डिपेंडेंस है डी की, और डी ए को भी खा रहा है, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी में। इसे कहते हैं डाइवर्सिटी, जितनी अच्छी जितनी हो उतना अच्छा होता है। तो ये एग्जाम्पल दिखा रखा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। किस तरीके से आपका एक ट्री है, उस पर आपके स्क्वेरल, बीटल और किस तरीके से अलग अलग माउस, ये सब डिपेंड है। फिर इनकी डिपेंडेंस देखो, स्क्वेरल को सिर्फ फ्रॉग नहीं खा रहा, फ्रॉग किस तरीके से आपस में डिपेंड है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है कि ये फूड वेब जो होता है कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। कब? जब ये जो व्हेन इंटरकनेक्टेड फूड चेन ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, फेल्स टू फंक्शन, ये ना कर पाए फंक्शन, तो क्या होता है इसका कोलैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्या रीजंस हो सकते हैं? हो सकता है क्लाइमेट चेंज हो, पॉल्यूशन हो, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया कि बार बार, सपोज़ ये सारे इस पे डिपेंड थे, तुमने ये पेड़ ही सब जगह से तबाह कर दिए, काट दिए, ख़त्म कर दिए, तो फिर ये भी फेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। ऑब्वियसली एंटायर इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी सब कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और इंसान भी तो जुड़ा हुआ है तो इंसान पे भी इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका थर्ड कंसेप्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जो आपकी फूड चेन और ये जो फूड वेब है ना, इसको जब आप एक ग्राफिकल फॉर्म में, एक पिरामिड की फॉर्म में दिखाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो आपकी क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी जो आपकी ट्रॉफिक लेवल है, यानी जो आपका एनर्जी का फ्लो है, उसको जब आप ग्राफ की फॉर्म में दिखाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। और लिंडेमैन कहते हैं कि वो 10% लो को फॉलो करती है, यानी जो आपका नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा, ठीक है, यानी एक ट्रॉफिक लेवल है आपका, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, सपोज़ यहाँ पे आपका प्लांट है, यहाँ पे आपके हर्बीवोर्स हैं, यहाँ पे आपके कार्निवोर्स हैं, तो इसमें जो एनर्जी का फ्लो होता है वो आपका सिर्फ 10% तक रहता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो आपके जो ट्रॉफिक लेवल्स है वो 4 से 5 की हियरार्की में ही बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन पाते, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है उसकी मात्रा कम होती जाती है, ठीक है। ये हो जाएगा, सिर्फ 10% जाता है, इसलिए 5 और उससे कम लिंक्स ही बनते हैं, ठीक है। अब ये जो पिरामिड होते हैं ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। देखो, पिरामिड ऑफ एनर्जी, अगर ये एनर्जी फ्लो को शो कर रहा है तो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, अगर ये बायोमास को शो कर रहा है तो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, और नंबर को शो करे तो पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है। सपोज़ आपको पता है कि ये आपके प्लांट्स हैं, ये आपके हर्बीवोर्स हैं, ये आपके कार्निवोर्स है, सपोज़ ये आपके ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ठीक है। अब जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में है, प्लांट्स में, फिर उससे कम किस में होगी, हर्बीवोर्स में, उससे कम कार्निवोर्स में। तो आपका जो एनर्जी का पिरामिड होगा वो हमेशा क्या होगा, हमेशा सीधा बनेगा। और बायोमास क्या होता है, बायोमास हमने देखा था ड्राई वेट होता है, ठीक है, ड्राई वेट। जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर स्टोर होता है आपके प्लांट्स में, तो उसका जो ड्राई वेट आप लेते हो वो बायोमास होता है उसका। जैसे मैंने एग्जांपल दिया होगा आई थिंक पहले भी, कि एक टोमेटो है, तो उस टोमेटो को अगर आप स्क्वीज़ कर दो तो सारा वाटर कंटेंट अगर निकाल दो तो उसके बाद जितना भी पेस्ट बचता है वो सारा क्या बोलोगे आप, उसको बायोमास में कंसिडर करोगे। तो अगर बायोमास में देखें तो सबसे ज़्यादा वेट किस में होता है, बायोमास किस में होता है, प्लांट्स में, और उससे कम किस में होता है, आपका हर्बीवोर्स में, उससे कम। ऑब्वियसली लाइंस का नंबर ही कितना कम होता है तो उनका वेट भी क्या होगा, जो बायोमास होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो इसमें भी पिरामिड जो आपका सीधा बनता है, बट इसमें उल्टा भी बन सकता है अगर आपका एक्वेटिक में है, क्योंकि जो आपके एक्वेटिक जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो आपके प्लांट स्पीशीज़ होते हैं, उनका जो बायोमास होता है वो कम होता है, ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ ही 2-3 डेज़ की होती है और वो तब तक ख़त्म हो जाते हैं, फिर नए आते हैं, ठीक है। मतलब एक ही टाइम पे इतना ज़्यादा बायोमास नहीं होता, उससे ज़्यादा वेट छोटी छोटी फिशेस का हो सकता है, उससे ज़्यादा वेट तो एक शार्क का ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नंबर्स के बेसिस पे, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा नंबर क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्लांट्स का होता है, उससे कम हर्बीवोर्स का होता है, उससे कम आपका कार्निवोर्स का होता है, ठीक है। बट ये बेसिकली आपके तीनों बन सकते हैं इसमें नंबर्स के बेसिस पे, सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है, और स्पिंडल शेप भी बन सकता है, ठीक है। देखो ये करना चाहो तो कर लो, बट आपको सिंपली डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए 2 नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो 2 नंबर में आपसे फूड चेन पूछ सकते हैं क्या है वो आप बता सकते हो, फूड वेब पूछ सकते हो तो वो आप बता सकते हो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स पूछे तो वो आप बता सकते हो 2 नंबर के हिसाब से, और ट्रॉफिक लेवल पूछे कि किस तरीके से एनर्जी फ्लो होता है, उसको डिनोट करने के लिए आप क्या दिखाते हो, ट्रॉफिक लेवल दिखाते हो, जो बेसिकली न्यूट्रिशनल नीड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये आप बता सकते हो। ये हो गया। उसके बाद हम इस पे देना, हाँ, तो इसमें क्या है, सिंपली बता रहा है
ये हम कर चुके हैं लिंडमैन का प्रिंसिपल। देखो अब ये कुछ बातें बताएगा कि जो आपके ट्रॉफिक लेवल होता है, ठीक है, जो आपका ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें आप जितना ऊपर जाते जाओगे तो जो स्पीशीज़ है वो जनरलिस्ट होती जाती हैं, यानी वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंड नहीं रहती, वो अपने स्कोप को बढ़ाते हैं। वो कहती है कि हिरन मिलेगा हिरन खा लेंगे, काऊ मिलेगी काऊ खा लेंगे, जो मिलेगा सब खा लेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो अपने स्कोप को बढ़ा देता है। और जो आपके नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल में होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनका फिक्स होता है कि मैं सिर्फ यही खाऊँगा, उनकी नैरो रेंज होती है, ठीक है। जैसे आई थिंक पेंडा होता है, आई थिंक जो सिर्फ यूकेलिप्टस के प्लांट्स पे ही रहता है, ठीक है, या बैम्बू पे, एक बार चेक करना, ऐसा होता है, इनका नैरो रेंज होती है, ठीक है। इसमें यही बात दे रखी है। और उसके बाद वही है कि लॉस ऑफ एनर्जी होता है, जो ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल्स वाले हैं ये बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, मूवमेंट होते हैं, तो इनमें रेस्पिरेशन लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इनमें ये प्लांट्स हैं या इसके आसपास के कम मूवमेंट करते हैं तो इनका फिर भी ठीक रहता है, ठीक है, कम रेस्पिरेशन लॉस होता है, ठीक है। उसके बाद ये आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, तो वही बातें रिपीटेड है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी जो मैटर का फ्लो है, ठीक है, वो किस तरीके से हो रहा है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। देखो बायोजियोकेमिकल साइकिल सिंपली क्या है कि आपके जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जो आपके केमिकल सब्सटेंसेस वो कैसे सर्कुलेट हो रहे हैं बायोस्फीयर के अलग अलग कंपोनेंट्स में, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है। ये भी हम इससे कर लेंगे, एक सेकेंड। देखो एक चीज़ याद रख लेना, अगर आपसे पूछे कि इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, ठीक है, तो इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है। देखो हमने पढ़ा था कि बायोटिक, इंटरैक्टिंग बायोटिक और इंटरैक्टिंग एबायोटिक कंपोनेंट्स की इंटरैक्शन ही क्या है, आपका इकोसिस्टम है। बट ये इंटरैक्शन हो किस तरीके से रही है, तो ये इंटरैक्शन हो रही है आपकी एनर्जी के एक्सचेंज की फॉर्म में, ये इंटरैक्शन हो रही है आपकी मैटर के एक्सचेंज की फॉर्म में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, तो आप बताओगे एनर्जी फ्लो के बारे में और मैटर के फ्लो के बारे में। एनर्जी फ्लो में आप बताओगे वो ट्रॉफिक लेवल का कंसेप्ट जो हमने अभी किया है वही पूरा इसमें एक्सप्लेन करना है, और मैटर फ्लो में आप बताओगे आप अपनी ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन इकोसिस्टम एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, तो आप इकोसिस्टम बता सकते हो, और फंक्शन में आप बताओगे कि जो इकोसिस्टम में हम इंटरेक्शन करते हैं वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से काम कर रही है। तो वो बेसिकली दो तरीक़ों से होती है, एनर्जी की और मैटर के एक्सचेंज की फॉर्म में। एनर्जी वाले में आपको ट्रॉफिक लेवल का कंसेप्ट लिखना है, फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स, और मैटर वाले में आपको लिखना है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो यहाँ से क्वेश्चन भी डील हो गया। अब देखो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती है, हमने पढ़ा कि केमिकल सब्सटेंसेस आपके किस तरीके से बायोस्फीयर में मूव कर रहे हैं, किस तरीके से वो एक साइक्लिक पैटर्न में मूव कर रहे हैं, वही क्या है आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है। अब इसको आप बेसिकली तीन जो मैटर होता है आपका, जो मैटर होता है, क्योंकि मैटर के एक्सचेंज को ही तो हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में पढ़ रहे हैं, तो जो आपका मैटर होता है वो तीन फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड की अपनी अलग साइकिल होगी, लिक्विड की अलग, और गैसेस की अलग होगी। लिक्विड में जैसे आपने हमेशा पढ़ा होगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो वो बेसिकली क्या आपकी एक बायोजियोकेमिकल साइकिल ही है। सॉलिड में आपने पढ़ा होगा, इसमें फॉस्फोरस साइकिल आप पढ़ सकते हैं, फॉस्फेट। उसके बाद गैसियस में आपने ऑक्सीजन की साइकिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल होती है, ये अलग अलग साइकिल्स होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स या मैटर आपका किस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है, फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग, लिविंग टू नॉन लिविंग, किस तरीके से ये सर्कुलेट कर रहा है बायोस्फीयर में। तो ये बेसिकली आपकी तीन तरीके की हो सकते हैं, गैशियस, और सॉलिड के लिए होती है वो सेडिमेंट्री साइकिल होती है, और एक होती है आपकी वाटर से रिलेटेड, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है इसमें, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो है वो बेसिकली आपको क्या कह रही है कि आपका जो मैटर है उसका एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मैटर की तीनों फॉर्म है, तो वो तीनों फॉर्म किस तरीके से एक्सचेंज हो रही है, किस तरीके से सर्कुलेट कर रही है, कैसे वो एक साइक्लिक पैटर्न में चल रही हैं, ठीक है। तो सॉलिड वाले के लिए हम सेडिमेंट्री वर्ड यूज़ करते हैं। तो गैसियस साइकिल में क्या होता है, पहले हम वाटर साइकिल कर लेते हैं, ठीक है। तो वाटर साइकिल सिंपली क्या है, कॉन्टीन्यूस जो मूवमेंट है आपकी वाटर की ऑन द अर्थ,
ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये आपका समुद्र है। ठीक है, यहाँ से पानी इवेपोरेट होगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी, नदियों में जाएगा, पानी वापस से बह के कहाँ पे आएगा, समुद्र में आएगा। फिर इवेपोरेशन होगा, फिर बादल बनेंगे, फिर बारिश होगी, फिर नदियों से बह के कहाँ आएगा, समुद्र। तो क्या आपको एक साइकिल दिख रही है इसमें? कैसे पानी सबसे पहले हवा में गया, कैसे उससे बादल बने, कैसे उससे बारिश हुई, फिर वो घूम के कैसे वापस समुद्र में वापस आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक साइकिल है। किसकी साइकिल है, किस मैटर की, आपके लिक्विड की, आपके वाटर की। तो ये वाटर की साइकिल है, किस तरीके से वाटर जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से आप लिख लोगे अब। तो इसमें यही है कि किस तरीके से वेपोरेशन होता है, फिर कैसे ट्रांसपिरेशन से कैसे वाटर जाता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, फिर सरफेस रन ऑफ होता है, फिर कैसे वाटर, कुछ पानी जो है वो अंडरग्राउंड भी जाता है, बट अल्टीमेटली वो वापस समुद्र में आ ही जाता है। ठीक है, और वाटर जो है, फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं आपके लिए, बट देख लो, फैक्ट है कि वाटर जो है सबसे ज़्यादा ओशंस में, फिर फ्रेश वाटर सिर्फ 2.5% है। अगर फ्रेश वाटर भी देखें तो वो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स में है, उसके बाद आपका ग्राउंड वाटर में, उसके बाद आपका सरफेस में है। अगर सरफेस में अगर हम देखें तो आपका परमाफ्रोस्ट कंडीशंस में, लेक्स में, सॉइल मॉइस्चर में, और उसके बाद आपका एटमॉस्फेयर में, उसके बाद स्वैम्स में, उसके बाद आपका रिवर्स में है। तो रिवर्स में हमें इतना पानी लगता है, तो सोच के देखो, वो सिर्फ 0.49% है आपके फ्रेश वाटर का। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद क्या आता है आपकी गैशियस साइकिल। तो गैशियस साइकिल में क्या आते हैं आपकी कार्बन साइकिल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका कार्बन जो होता है, कार्बन बेसिकली कार्बन ऑक्साइड की है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी आपको पता होगा। सबसे पहले क्या होता है आपका, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, बदले में आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है, या फिर ये दफन हो के इन्होंने कोल बना लिया, फिर आप इसको क्या है, बर्न कर रहे हो, तो CO2 आप रिलीज़ कर रहे हो, फिर ये CO2 वापस से प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, फिर आप प्लांट्स आपको O2 दे रहे हैं, तो आप जो है सर्वाइव कर पा रहे हो, आप CO2 रिलीज़ कर रहे हो, प्लस जो और बाकी कार्बन फॉसिल फ्यूल्स हैं आप उनको बर्न कर रहे हो, व्हीकल्स चला रहे हो, तो उससे और CO2 रिलीज़ कर रहे हो, फिर उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये साइकिल चल रही है। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा CO2 एमिशन हो रहा है, और प्लांट्स इतने हैं नहीं जो इसको एब्जॉर्ब कर पाए। तो जो साइकिल है ये कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है। ठीक है, तो यहीं पे तो हम समझते हैं कि किस तरीके से ये कंसेप्ट हेल्प करते हैं हमें प्रॉब्लम्स को जानने में। अब जैसे आपने वाटर साइकिल पढ़ लिया, ठीक है, तो जो वाटर साइकिल था आपने पढ़ा कि सिंपली पानी आपका इवेपोरेट होगा, बादल बनेंगे, बारिश आएगी, वापस समुद्र में आएगा। अब सोच के देखो, आपका गर्मी इतनी पड़ रही है तो इवेपोरेशन कितना ज़्यादा होगा, उस हिसाब से हो सकता है वो जो बारिश है वो बढ़ जाए। फिर उसके बाद पानी आता है आपका, कुछ पानी आपका ग्राउंड वाटर में स्टोर होता है, बट आप सारा ग्राउंड वाटर निकाल चुके हो और इतनी ज़्यादा कॉन्क्रीटाइजेशन कर दी है कि पानी वापस से ग्राउंड वाटर में जाएगा ही नहीं। तो वो क्रॉस हो गया, सारा पानी फिर क्या होगा, बह के नालों में जा रहा है, या फिर अच्छे से आप उसकी प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है तो वो अच्छे से चैनलाइज नहीं हो पा रहा। और हो सकता है आपने डैम बना दिया तो वो जो पानी समुद्र में जाना चाहिए था टाइमली, वो रुका रह गया। तो ये क्या है, बेसिकली ये जो वाटर की साइकिल थी अब उसमें इंटरप्शन हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन की साइकिल समझ लें कि आपका जो CO2 है वो किस तरीके से कर रहा है, मूव कर रहा है साइकिल में। तो वही है कि इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, रेस्पिरेशन, वॉल्केनिक इरप्शंस, ऑर्गेनिक मैटर डिके करता है तो वो भी रिलीज़ करता है। तो ये पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, कंसेप्ट मैंने समझा दिया है। ठीक है, डायग्राम देख लेना। ये कि आपके ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो आपके फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 को लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जानवर इनको खाते हैं, डिकम्पोजिशन होता है, या फिर वो रेस्पिरेशन करते हैं तो फिर से CO2 रिलीज़ करते हैं। फिर जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनका फोशल्स बनते हैं, आप उनको जलाते हो, फिर से CO2 बनता है और फिर से प्लांट्स इसको करते हैं, और ये साइकिल है। दिक्कत क्या है, अब ये साइकिल जो है वो इंटरप्ट की जा रही है। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल का कंबशन ज़्यादा है, आपके एनिमल्स जो हैं जो खा रहे हैं, आप जो लाइव स्टॉक रेयरिंग कर रहे हो, जो एनिमल फार्मिंग एनिमल हस्बेंड्री है, इससे क्या हो रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को बढ़ावा दे रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो ज़्यादा आपकी
डिकम्पोजिशन होगी, ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, आपका ज़्यादा CO2 रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी नाइट्रोजन साइकिल है, किस तरीके से नाइट्रोजन जो है वो सर्कुलेट करता है, ठीक है। नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें भी नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट होता है। आपने प्लांट्स भी सुना होगा, तो प्लांट्स में भी नाइट्रोजन की जो है ज़रूरत होती है, बट हमारी जो इंडियन सॉइल्स है वो नाइट्रोजन में उनमें नाइट्रोजन की कमी है, इसीलिए हम जो है नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र जब यूज़ करते हैं, जैसे हम यूरिया बोलते हैं, तो उसको यूज़ करते हैं। तो नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी साइकिल क्या है, देखो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, बट आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्टली प्लांट उसको यूज़ नहीं कर सकते, उनको नाइट्रोजन की डिफरेंट फॉर्म चाहिए, ठीक है। जैसे नाइट्रेट्स, अमोनिया, इस फॉर्म में तो यूज़ कर सकता है। तो इस साइकिल जो चलती है वो क्या होती है, सिंपली जो आपका एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होता है अमोनिया नाइट्रेट्स की फॉर्म में, प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। एनिमल्स उनको खाते हैं, वापस से वो मिट्टी में मिलता है। फिर किस तरीके से कुछ आपके बैक्टीरिया होते हैं जो वापस से उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, फिर से नाइट्रोजन आता है, फिर से किस तरीके से आपकी साइकिल चलती जाती है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन आपकी फिक्सेशन होती है, सबसे पहले इनर्ट फॉर्म होती है, मतलब रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपके कौन कौन चीज़ क्या क्या हेल्पफुल होता है, तो जो लाइटनिंग होती है उससे भी आपकी जो है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, क्या ही लिखा है ये मैंने, ठीक है। बट इतना समझ लेना कि जो आपकी फॉर्म है इसको इनर्ट फॉर्म से रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, आपने राइजोबियम सुना होगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, जो प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। लाइटनिंग भी ऐसे ही कुछ करती है और आपकी केमिकल प्रोसेसेस भी करती है, ठीक है। उसके बाद आपका ये प्रोसेस होती है, किस तरीके से उसकी फॉर्म चेंज होता है और अल्टीमेटली वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है प्लांट्स उसको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए कुछ बैक्टीरिया या फिर लाइटनिंग की प्रोसेसेस वो उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, फिर उसको वापस से कुछ बैक्टीरिया जो है उसको वापस से कन्वर्ट कर देते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन उसका हो जाता है, और इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, ठीक है। ये रहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से फिर से उसकी फर्दर फॉर्म्स में टूटेगा, फिर हो सकता है यहाँ से डीनाइट्रिफिकेशन हो जाए, फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए, या फिर इसका फर्दर दोबारा से आपका प्रोसेस चलती है, फिर अमोनिया में कन्वर्जन होता है, फिर इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी सेडिमेंट्री साइकिल में एग्जाम्पल फॉस्फोरस साइकिल का। देखो अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपसे 2 नंबर में या तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे बन सकता है, या फिर CO2 की साइकिल पे बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, और या फिर आपका ओवरऑल बायोजियोकेमिकल साइकिल पे ही बनेगा। और इसके अलावा ये कहाँ यूज़ होगा, तो इकोसिस्टम के फंक्शंस पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो एनर्जी फ्लो में, और मैटर का फ्लो जब बताओगे तो उसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फॉस्फोरस आपका बेसिकली क्या होता है, ये एक रॉक बेस साइकिल है, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर की नहीं है, मतलब ये गैसियस साइकिल नहीं है, ये सॉलिड रिलेटेड है, ठीक है। जो आपका फॉस्फोरस होता है ये आपका कहाँ पे मिलता है, देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके फॉस्फेट रॉक्स होते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, इरोजन होता है, ये साइकिल में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटीज़ या किसी भी रीज़न से इनका इरोजन होता है, फिर ये रिवर्स में जाते हैं, रिवर्स से स्ट्रीम्स में जाके वापस ओशंस में जाते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। देखो ये आपके फॉस्फेट रॉक्स हैं, ठीक है। माइनिंग में या फिर बाकी प्रोसेसेस की वजह से ये टूटना फूटना शुरू कर देता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रिवर्स के साथ मिलके फिर ये वापस क्या करता है, ओशन में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ओशन में कलेक्ट होना शुरू होता है, और फिर फर्दर फ्यूचर में अगर कोई टेक्टोनिक इवेंट होता है तो ये वाली लैंड जो वो वापस से एक्सपोज हो जाती है, और फिर से हमें एक फॉस्फेट रॉक मिल जाता है, फिर से इसकी वेदरिंग होगी, फिर ये ओशन में जाके एक्यूमुलेट होगा, और फिर से एक टेक्टोनिक इवेंट की वजह से वापस हमें मिलेगी, तो फिर से ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। ये रहने देना, बाकी मर्ज़ी है। फिर आपकी सल्फ़र साइकिल है, ये भी पूछ सकते हैं, ये पोल्यूशन से रिलेटेड है।
ठीक है। सल्फर साइकिल आपकी दोनों है, ये सॉलिड और गैशियस दोनों में कंसीडर कर सकते हो आप इसको। ठीक है। ये कहाँ पे मिलते हैं? रिजर्वोयर क्या होते हैं इसके? सॉइल सेडिमेंट्स इन ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स, कोल ऑल इन्हें। ठीक है। सल्फाइड्स की फॉर्म में होता है, सल्फेट्स। ठीक है। तो आप लोग स्किप कर सकते हो क्योंकि बहुत डीप में हो रहा है, तो देख सकते हो। बट 2 नंबर के हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो कि किस तरीके से आपकी जो सल्फ़र है वो भी एक साइक्लिक पैटर्न जो है वो फॉलो करती है। ठीक है। सल्फ़र है, फिर सल्फेट्स रिएक्ट करती है, सल्फेट सल्फाइड्स बनाती है। ठीक है। उसके हिसाब से किस तरीके से वापस से कन्वर्ट होती है। फिर ये ड्राई डिपोजिशन, वेट डिपोजिशन करके आपकी टर्म्स होती हैं। लार्जली ये सेडिमेंट्री होती है, आपके एटमॉस्फेयर में कैसे एंटर कर रही है? वॉल्केनिक इरप्शन या फॉसिल फ्यूल कंबशन या डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसमें आपकी सल्फ़र रिलीज़ हो रही है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड्स या सल्फ़र डाइऑक्साइड। और उसके बाद फिर क्या होता है? सपोज़ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो उसमें आपके सल्फ़र के ऑक्साइड्स निकल गए, अब वो हवा में आ गए। अब जब रेन होती है तो ये रेन के साथ वापस से अर्थ में आ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है। एसिड रेन पे भी बन सकता है आपका। तो एसिड रेन सिंपली क्या होती है? जो आपके सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं और जो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, इन दोनों के जब बारिश होती है तो जो वाटर होता है, तो वाटर के साथ जब ये गैसेस मिक्स होती हैं तो आपके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं। और यही जब बारिश के साथ वापस नीचे आता है तो एसिड रेन हम इसको बोलते हैं। ठीक है। इंडस्ट्री से या किसी भी रीज़न से, किसी भी कंबशन से जब आपका सल्फ़र के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हवा में चले जाते हैं तो जब बारिश आती है तो बारिश के साथ मिलकर ये वापस धरती में आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब ये बारिश के पानी के साथ मिलते हैं तो ये एसिड बना लेते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन। ठीक है। इसलिए बोलते हैं पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेड एयर होती है, उसके साथ आती है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है। आपकी 21% क्या है? ऑक्सीजन है। फिर वही स्टैटिस्टिक्स की ह्यूमन बॉडी आपकी 65% ऑक्सीजन से ही बनी है। ठीक है। वही है, फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें आपकी ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, रेस्पिरेशन होती है, आप CO2 एक्सेल करते हो, प्लांट उसको लेते हैं, फिर ऑक्सीजन देते हैं, तो ये आपकी ऑक्सीजन साइकिल है। ठीक है। ये आ गया समझ। उसके बाद आपकी नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हैं, वो वाली PDF बाद में पढ़ेंगे। ये हमने कर लिया बायोकेमिकल साइकिल्स। ठीक है। कुछ नहीं है, इसको 2 नंबर के हिसाब से सेपरेटली प्रिपेयर कर लेना। और देखो ये कितने में यूज़ होगा। अगर इकोसिस्टम फंक्शन पे क्वेश्चन आए तो एनर्जी फ्लो, जिसमें आपको ट्रॉफिक लेवल कराना, जो मैं करा चुकी हूँ अभी, और मैटर का फ्लो जिसमें आपको बायोकेमिकल साइकिल करनी है, और 2-2 नंबर के हिसाब से भी आप इनको प्रिपेयर करें। उसके बाद आपका इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स में भी आपको बताना है कि बायोकेमिकल साइकिल्स कुछ होता है, एनर्जी फ्लो आपको कुछ होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। ये हम उसी PDF में से देख लेंगे 2 नंबर के हिसाब से, छोड़ो इसको। ठीक है। नॉर्मल एंड अनइवेंटफुल इकोसिस्टम अटेन्स इट्स स्टेबिलिटी। देखो अल्टीमेटली क्या होता है, इकोसिस्टम का एम क्या होता है? अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, जिसको हम उसका होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इकोसिस्टम है वो आपकी अपनी जो इक्विलिब्रियम है, अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है, उसको हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो होम्योस्टैटिक प्रिंसिपल भी आप याद रखें। उसके बाद क्या होता है? इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी रिजल्ट्स व्हेन एन इकोसिस्टम बिकम्स अनेबल टू एडजस्ट विद एनवायरमेंटल चेंजेस। वही है कि जब तक इकोसिस्टम अपने
होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म से चीज़ों को बैलेंस कर पा रहा है तो ठीक है, बट अगर वो उससे नहीं हो पा रहा है तो इंस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, जो इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़ है वो डिनोट करता है डायनामिक नेचर ऑफ द इकोसिस्टम। ऑब्वियसली कोई चीज़ इवॉल्व कब होगी, जब वो डायनामिक होगी, चेंजेस वो फेस कर रही होगी। अगर मैं आपको डेली फिक्स टाइम पे फिक्स चपाती दे रही हूँ, फिक्स खाना दे रही हूँ, सब कुछ फिक्स है आपकी लाइफ में, तो आप कभी भी चेंज नहीं होगे ना। आपकी लाइफ में चेंजेस तभी आते हैं ना जब सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये वैसा ही है, ये पढ़ के देखना। कितना रह गया? चलो, देर आर हेरिटेबल वेरिएशंस इन द इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज़। ऑब्वियसली एक स्पीशीज़ जो होती है वो नेक्स्ट जनरेशन में जो स्पीशीज़ होते हैं उसमें कुछ तो इनहेरिट करते हैं अपने पिछले पूर्वजों से। ठीक है, स्मॉल होता है बट इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पूर्वज जो हैं विद टाइम इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है उनके डीएनए में वो चीज़ स्टोर हो जाती है और वो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। ठीक है, तो बहुत स्मॉल चेंजेस होते हैं बट वो नेक्स्ट जनरेशन्स की को ऑलरेडी मिल जाते हैं। ठीक है, उन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं करा, वो उनके डीएनए में वैसे ही आ जाता है। ठीक है, तो वो इवोल्यूशन जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, ये देख लेना जो अच्छी लगे पढ़ के। उसके बाद और क्या चैलेंज है? अच्छा हाँ, डार्विन के कंसेप्ट को जो है डी वेरिस ने चैलेंज किया था और इन्होंने बोला था कि चीज़ें इवॉल्व नहीं होती है, चीज़ें एकदम से होती हैं, सडन होती है, एब्रप्ट होती हैं। ठीक है, जैसे म्यूटेशन होती है और सडन होती है, इवोल्यूशन नहीं होती है, म्यूटेशन होती है। तो ये आप लिख सकते हो क्रिटिसिज्म में ऐसे ही। ठीक है, ये फिर आगे बहुत ही डीप में जा रखा है, छोड़ो। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट स्पीशीज़। देखो अब ये कहता है कि जो आपकी स्पीशीज़ है वो इतनी ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की क्यों आई है, क्योंकि आपका बैरियर था, जोग्राफिकल बैरियर रहा है। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे बीच में माउंटेन है तो यहाँ पे भी लोग थे, यहाँ पे भी लोग थे, बट उनकी इंटरेक्शन इनसे नहीं हो पाई तो वो अलग बन गए, ये अलग बन गए। इनकी भाषा अलग है, इनका रहने का तरीका अलग है, इनकी भाषा रहने का तरीका अलग है। ठीक है, तो यही कहना चाहता है कि जो ये आइसोलेशन थी इसकी वजह से क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएटेड पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़ जो आपकी देखने को मिलती हैं। ठीक है, छोड़ो अभी का। फिर आपका आता है सक्सेशन का एक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ये उस पीडीएफ में से करेंगे, ये इसमें से रहने देना, उस पीडीएफ में से करा दूँगी मैं, प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, मैं उसमें से करा दूँगी। ठीक है, उसके बाद ये रिसमरी ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ये सब पढ़ लेना। वही बात रिपीटेड है कि फंडामेंटल यूनिट आपकी इकोसिस्टम है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो आपका बायोस्फीयर तक भी जा सकता है, सस्टेन लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हमने देख लिया, नेचुरल रिसोर्सेज फाइनाइट होते हैं। तो ये वही चीज़ें, वही वाले पॉइंट्स यहाँ पे हैं। तो या तो आप पूरा ये पढ़ लो, ठीक है, या फिर सिंपली ये वाले पॉइंट्स पढ़ लो, बात वही है, सेम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका इकोलॉजिकल निश का। इकोलॉजिकल निश सिंपली क्या होता है, इसको 2 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, इकोलॉजिकल निश सिंपली क्या होता है, जो फंक्शनल रोल होता है किसी स्पीशीज़ का इकोसिस्टम में, वो उसका निश होता है और उस हिसाब से उसको क्या हैबिटेट मिला हुआ है, क्या रहने की जगह मिली हुई है। ठीक है, तो वो क्या होता है, इकोलॉजिकल निश होता है। जैसे क्या फंक्शन है उसका, वो प्रोड्यूसर है कि कंज्यूमर है। ठीक है, वो उसके हिसाब से जो है उसका क्या रोल है और वो रहेगा कहाँ, प्रोड्यूसर है, कहाँ का है, धरती पे है या वाटर में है, एक्वेटिक में है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है। इकोलॉजिकल निश सिंपली मीन्स कि कोई भी स्पीशीज़, कोई भी इंडिविजुअल, उसका क्या रोल है, क्या फंक्शन वो परफॉर्म करता है, फंक्शन इन द सेंस क्या जॉब वो करता है इकोसिस्टम में। ठीक है, ये तुम्हें नहीं करना कि ये कंसेप्ट जो है जैक ग्रिनेल ने दिया था, उसके बाद चार्ल्स हाल्टन ने इसको करा था। करना चाहो तो कर लेना, हचिनसन ने और ग्रिनेल ने दिया था, उसके बाद हाल्टन और हचिनसन ने इसको और मॉडिफाई किया। ठीक है,
फिर यहाँ से देख लेना कि इकोलॉजिकल निश सिंपली क्या है, फंक्शनल रोल यानी जॉब, काम, एंड द पोजीशन ऑफ द, और जगह, घर, हाउस, ठीक है, ऑफ स्पीशीज़ इन इट्स इकोसिस्टम, ठीक है, इंक्लूडेड वो क्या रिसोर्सेज यूज़ करता है, कैसे उनको इन्फ्लुएंस करता है, वो सब क्या है आपका इकोलॉजिकल निश है। उसके बाद लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन आता है। लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन सिंपली क्या कहता है कि सपोज ये एक पेड़ है, ठीक है, और एक स्पीशीज़ है, सपोज कोई बर्ड है, और उसका निश कहता है कि उसको इस वाले एरिया में बैठना है, ठीक है, उसका निश क्या है, वो फल खाता है और उसको इस वाले एरिया में बैठना है, या फिर वुड पैकर है, उसको इस वाले एरिया में बैठना है, ठीक है। सपोज़ अगर कोई और स्पीशीज़ इसी एरिया पे डिपेंड होने वाले अगर यहाँ आ गई तो इन दोनों में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, और ये जो कंपटीशन होगा इसकी वजह से क्या होगा, कोई भी दो स्पीशीज़ एक निश में नहीं रह सकती, अल्टीमेटली फ़ैसला लेना होगा। तो इससे क्या हो सकता है, या तो एक स्पीशीज़ जो है वो छोड़ के ही चली जाए, या हो सकता है कि वो कोई जगह ही नहीं उसके पास जाने के लिए, तो एक स्पीशीज़ ख़त्म हो जाए, एक बच जाए, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, वो अपने आप में ही कुछ ऐसे चेंजेस कर ले कि वो रिसोर्सेज को आपस में बांट लें, ठीक है। इसमें आई थिंक मैंने डार्विन की स्टडी का ही फिंच का एग्जांपल दिया था कि उसमें जब इकोलॉजिकल निश में कंपटीशन बढ़ा था तो जो फिंच था उन्होंने क्या किया था, अपनी जो बीक थी, जो अपनी चोंच थी, उसमें मॉडिफिकेशन कर ली थी, जिस हिसाब से जैसे कोस्ट के बिल्कुल पास है उसके वो एरिया दूसरे वाले कैटेगरी ने ले लिया, वो दूसरी स्पीशीज़ की फिंच ने ले लिया, वो दूसरी ने ले लिया, तो सब ने अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर ली। तो उस हिसाब से इस एरिया की जो फिशेज़ है उसको खाने के लिए उनकी जो चोंच है वो अलग शेप की होगी, यहाँ पे अलग हो गई, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, तो उनमें फिर मॉडिफिकेशन हो गई, उनकी बॉडी ने खुद को उस तरीके से ढाल लिया, ठीक है। और जो स्टेबिलिटी होती है इकोसिस्टम की वो डाइवर्सिटी ऑफ निश पे डिपेंड करती है, जितने ज़्यादा निश होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा डिटेल में मत जाना, 2 नंबर के हिसाब से करना आपको, ये वैसे ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। सिंपली याद रखना कि जो इकोलॉजिकल निश होता है वो होता है कि क्या फंक्शनल रोल आपका कोई भी स्पीशीज़ जो है वो क्या फंक्शनल रोल परफॉर्म कर रहा है, वो उसका इकोलॉजिकल निश रहता है, और इसकी वजह से उसको क्या हैबिटेट मिला हुआ है वो उसका इकोलॉजिकल निश होता है। अल्टीमेटली वो रहता कहाँ है और करता क्या है वो उसका इकोलॉजिकल निश होता है। और ये इकोलॉजिकल निश में अगर कोई और स्पीशीज़ आ जाए, क्योंकि हर स्पीशीज़ का अपना एक पर्सनल इकोलॉजिकल निश होता है। सपोज़ अगर बी है, मधुमक्खी है, तो इसका अपना एक रोल है, इसके रोल को कोई और स्पीशीज़ कॉपी नहीं कर सकती। सपोज़ कल को बी ख़त्म हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगा, इकोसिस्टम में इसकी कमी होगी, और ये जो काम कर रहा था, ये जो फंक्शनल रोल परफॉर्म कर रहा था उसमें कमी हो जाएगी, और बाद में इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। लेकिन सोचो अगर बी का ही काम करने के लिए और बर्ड्स भी हों, और तरीके के इंसेक्ट्स भी हों, तो इकोसिस्टम सर्वाइव कर जाएगा। तो यही वो कह रहा है कि जितने ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी इकोसिस्टम उतना स्टेबल होगा, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, बारिश आ गई। डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी। देखो बेसिकली जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को आप किस तरीके से पढ़ोगे, एनवायरनमेंट को आप कितनी इम्पोर्टेंस देते हो, ठीक है। यानी मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप में आप किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। एक सेकेंड, एनवायरमेंटलिज्म में 2 डिफरेंट फ़िलॉसफीज़ आपको, ठीक है। एनवायरनमेंट को आप कितना इंपॉर्टेंस दोगे उस हिसाब से आप 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हो इकोलॉजी को। एक होती है आपकी शैलो इकोलॉजी और एक होती है आपकी डीप इकोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है, डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी, नाम से ही पता चला है। शैलो मतलब जो ज़्यादा
एनवायरनमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही और डीप जो एनवायरनमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। तो डीप इकोलॉजी बेसिकली क्या है, देखो ये क्या कंसीडर करते हैं कि जो ह्यूमंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी स्पीशीज़ इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देता है। ये टर्म किसने दी थी, ये टर्म्स दी थी अर्नेस्ट नेस ने दी थी 1972 में। ठीक है, और ये फोकस करती है कि नेचर एंड मैन जो है वो टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन है। ऐसा नहीं है कि मैन सुप्रीम है और जो आपका नेचर है वो इन्फीरियर है। हमने पढ़ा था ना मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप की अब अलग अलग अप्रोचेस। तो जो आपकी एनवायरनमेंट है वो सब इस अप्रोच में क्या कहता है कि जो आपका मैन और एनवायरनमेंट है वो सब बराबर हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैन को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। इसका जो सेंट्रल थीम है डीप इकोलॉजी का वो क्या है कि हम सब अर्थ का ही पार्ट हैं और मुझसे सेपरेट नहीं है। एक ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका, देखो इसमें बस इतना याद रख लेना, 2 नंबर के हिसाब से रख लेना कि डीप इकोलॉजी सिंपली क्या कहते हैं कि इंसान और नेचर और बाकी सारी स्पीशीज़ इक्वली इम्पोर्टेंट है, किसी एक स्पीशीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो। ठीक है, जबकि शैलो इकोलॉजी आपकी क्या कहती है, शैलो इकोलॉजी क्या कहती है, ये थोड़ा सा मैन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसीडर करती है। देखो दोनों ही अप्रोच कहती है एनवायरनमेंट को बचाओ, डीप इकोलॉजी भी कहती है एनवायरनमेंट को बचाओ, शैलो इकोलॉजी भी कहते हैं एनवायरनमेंट को बचाओ, बट डीप इकोलॉजी कहती है कि सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सब इक्वली एग्जिस्ट करने का सबका राइट है। बट शैलो इकोलॉजी क्या कहते हैं एनवायरनमेंट को किस लिए बचाओ, ताकि ह्यूमन को फ़ायदा हो सके। ठीक है, बारिश आ गई, इसको मैं बाद में कवर करती हूँ। ठीक है।